Hi everyone, welcome to the Studious World. I am Muskan, and today we are starting a new subject that is school psychology. Okay, the code for this is BPCS 184. So, I will cover this subject, the whole subject, and we will learn everything about this. Okay, the main focus that I have is to prepare you for exams and also to develop an interest regarding this subject in you. Okay, so this is a very simple subject and a very practical subject. Okay, so this is practical relevance. We will learn everything. Now basically there are four blocks in this subject, and we are beginning with the first block. Obviously there is only one chapter in this block, so we'll cover that chapter. We will not cover the whole chapter in one video. I'll make one more video. So in two videos, I think this chapter will be covered. So this is the first video. That's why it will be very basic. We'll cover only the basic things. So let's start. So firstly, the thing I want to talk about is this symbol that you can notice on the cover itself. The symbol is known as psi, and as we know, psychology. The word itself has this pronunciation. So ये जो symbol है psi का, ये उस सब्जेक्ट को ही डिनोट करता है। ये साइकोलॉजी का सिंबल है। अगर आप बहुत सारी बुक्स पे आपको ये मिलेगा, ठीक है? जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स होते हैं उनके कैबिन के बाहर भी आपको ये मिल सकता है। So the psi is a symbol for the subject psychology. Okay, now there is an overview of the whole course. Block 1 जो हम आज पढ़ने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे स्कूल साइकोलॉजी होता क्या है. सो देयर मे बी अ चांस दैट द पर्सन हु इज रीडिंग दिस, ओके, जो आप लोग ये पढ़ रहे हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड साइकोलॉजी से हो या हो सकता है बिल्कुल ना हो. सो इसीलिए यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है ताकि आपको पता चले आपको पढ़ना क्या है, बेसिकली आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो. ओके, देन इन ब्लॉक 2 हम डेवलपमेंटल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों में क्या डेवलपमेंटल फैक्टर्स होते हैं. उसके बाद हम उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. और लास्ट में हम पढ़ेंगे चाइल्ड राइट्स, सेफ्टी राइट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज के बारे में. सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ है जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि पढ़ाई करनी कैसे है. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना इस वीडियो का और ना किसी और चीज़ का. सो सी, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, नॉट इन ओनली साइकोलॉजी बट कोई भी सब्जेक्ट का, सो सी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, the very important thing that you need to do is that you should know the learning objectives. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ने वाले हो स्कूल साइकोलॉजी की डेफिनेशन, आप पढ़ने वाले हो कि उसका नीड क्यों पढ़ना है, वो रेलिवेंट कैसे है आज, उसकी हिस्ट्री के बारे में, अभी के ट्रेंड्स के बारे में और इसका फ्यूचर स्कोप के बारे में, ठीक है. सो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ने वाले हो तो सबसे पहले आप चले जाओ उसके क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है. क्वेश्चन आंसर्स पे क्यों जाना है? क्वेश्चन आंसर्स पे जाके आपको ये समझ में आएगा कि फाइनली एग्जाम में क्वेश्चन क्या आने वाला है. सो जब हमें पहले से क्वेश्चंस पता होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम उस टॉपिक पे होते हैं ना तो हम उन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि हमें पता है ओके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है. सो इग्नू में तो ऐसा होता है कि सीधा बुक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. एकदम डीप में नहीं पूछते वो, कोई चीज़ ऐसे डिटेल नहीं पूछेंगे, लेकिन वो क्या पूछते हैं, वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे चीज़ें पूछते हैं. सो आपको लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं. सो अगर आपको बेसिक आइडिया है तो भी आप लिख सकते हो. सो देखो क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है. सो एक फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डिस्कस द नीड एंड रेलिवेंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इन इंडिया. इंडिया में स्कूल साइकोलॉजी की क्या नीड है और क्या रेलिवेंस है, क्या फ़ायदा है, ठीक है. उसके बाद बताया जा रहा है कि एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसका रोल क्या होता है, क्या काम वो करता है. फिर नेक्स्ट है, उसमें हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि स्कूल साइकोलॉजी कैसे इस्टेब्लिश हुई, क्या हिस्ट्री है उसकी. फोर्थ क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि आपको बताना है स्कूल साइकोलॉजी का स्टेटस अभी क्या है, ठीक है, हमारे देश में, और ये किस तरफ जा रहा है स्कूल साइकोलॉजी. और लास्ट में होता क्या है स्कूल साइकोलॉजी और ये अलग कैसे है दूसरे साइकोलॉजी के फील्ड से. सो ये हुए आपके ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है वैसे तो, जैसे कि आपको ये दिख रहा है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस होंगे, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था. नेक्स्ट चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है ये कीवर्ड्स. कीवर्ड से क्या होता है, कीवर्ड से आपको सीधा पता चल जाता है कि क्या-क्या डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है. और डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस को ही लॉन्ग फॉर्मेट में भी पूछ लिया जाता है. सो चाहे 1 मार्क्स में है तो भी इम्पोर्टेंट है और 7 मार्क्स में है तो भी इम्पोर्टेंट है.
सो यहाँ पे बहुत कम कीवर्ड्स दे रखे हैं, हमको सिर्फ यहाँ पे 4 कीवर्ड्स दे रखे हैं, अच्छे से उनको समझ के याद करने की कोशिश करेंगे। सो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट 4 कीवर्ड्स है उनको देखो क्या दे रखा है। पहला है स्कूल साइकोलॉजी, दूसरा है एजुकेशनल साइकोलॉजी, तीसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजी और चौथा है काउंसलिंग साइकोलॉजी। सो एज वी कैन सी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फील्ड्स, ओके, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें। पहले तो हम बात करते हैं, देखो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये चारों में सिमिलैरिटी क्या है और ये चारों में डिफरेंस क्या है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना है यहाँ पे। स्कूल साइकोलॉजी तो हमारा पूरा सब्जेक्ट है, उस पर बात करते हैं। पहले स्कूल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या सिमिलैरिटी है। सो दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में हम बात करते हैं बच्चों के बारे में, ठीक है। हम बात करते हैं कि उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे बेटर बनाया जा सकता है, ठीक है। इन दोनों में ये सिमिलैरिटी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस। और स्कूल साइकोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले तो स्कूल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि कुछ प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाता है। किस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है? ताकि वो चिल्ड्रन की अलग अलग नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, केटर कर पाए। अब वो नीड्स क्या हो सकती है? उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्कूल, फैमिली और कम्युनिटी, कम्युनिटी एज इन सोसाइटी, तो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का काम ये ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स करते हैं। सो ये आता है अंडर स्कूल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपका आएगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को और बेटर और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, बच्चों को और कैसे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है पढ़ाई में, वो सारा आपका आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है क्लिनिकल। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है? कोई भी एक इंडिविजुअल जो है उसको किसी भी टाइप की अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम है या मेंटल हेल्थ इशू है, सो उसका डायग्नोसिस किया जाता है, बताया जाता है आपको ये प्रॉब्लम है, यानी आपको एंजाइटी, आपको स्ट्रेस है, आपको बाइपोलर डिसऑर्डर, जो भी वो प्रॉब्लम है, और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है। ये होता है आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी। और लास्ट काउंसलिंग साइकोलॉजी जो होता है, ठीक है, जिसमें एक काउंसलर होता है जो आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। इसमें एक इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल के इमोशन को लेके कोई प्रॉब्लम है, उसको सोसाइटी से कोई प्रॉब्लम है, एजुकेशनल प्रॉब्लम, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, कोई भी टाइप की जो प्रॉब्लम है वो सारी काउंसलिंग से ठीक होगी, वो आएगी आपकी काउंसलिंग साइकोलॉजी में। सो ये है साइकोलॉजी की 4 डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। आपको चारों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, चारों में डिफरेंस पता होना चाहिए, और हमारा मेन फोकस रहेगा स्कूल साइकोलॉजी पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास 2 कीवर्ड्स दे रखे हैं, एक है प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोग्राम, दूसरा है सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोग्राम, ठीक है। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर करना, ठीक है। सो प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोग्राम में क्या किया जाएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोग्राम में अगर हम नोटिस करते हैं कि कोई इंसान है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से कोई सीरियस इशू हो सकता है, अगर हमें ऐसा लगता है तो हम उसको वो इशू होने से पहले ही रिजॉल्व कर देते हैं। एफर्ट्स आर मेड टू प्रिवेंट अ मेंटल हेल्थ कंडीशन बिफोर इट अकर्स, ठीक है। आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं एक इंसान में कि अरे इस इंसान को तो थोड़े टाइम बाद जाके बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है। सो इस तरीके से जब आप ये नोटिस करते हो कि एक इंडिविजुअल में कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है, वो होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर देना, इट कम्स अंडर द प्राइमरी प्रिवेंशन प्रोग्राम। सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोग्राम में क्या होता है? उसको कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, अब आप उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। एक इंसान पहले से ही बाइपोलर डिसऑर्डर से परेशान है, आप क्या कर रहे हो? उस डिसऑर्डर को, उसके इम्पैक्ट को उसकी लाइफ में कम करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो ये 2 टाइप के प्रिवेंशन प्रोग्राम्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है, सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट रिस्क पॉपुलेशन इज क्रूशल इन दिस प्रोग्राम, ठीक है। एट रिस्क पॉपुलेशन पे हम इसमें ध्यान देते हैं, यानी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऐसे लोगों का जिनको कि वो प्रॉब्लम उनके आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोग्राम में ये आता है कि आपने नोटिस किया कोई एक इंसान है, वो अभी अर्ली स्टेज पे है, ठीक है, उसको अभी अर्ली बाइपोलर हुआ है, अगर इसको अभी ट्रीटमेंट नहीं दी गई तो वो बहुत सीरियस हो सकता है। सो ऐसे एट रिस्क पॉपुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन प्रोग्राम में। एट रिस्क पे क्यों दिया जाता है? क्योंकि अभी वो अर्ली स्टेज पे, अगर वो आगे सेकेंडरी टर्शियरी लास्ट स्टेज पे वो चला गया तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुकी है, उसके इम्पैक्ट को कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ये सारी बातें यहाँ पे की गई है। अब इतना समझने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हम इजीली चैप्टर समझ सकते हैं। आज हम बहुत कम ही टॉपिक्स को डील करेंगे वैसे भी।
सो यस, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा, सीधा हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखो, आपको बताया जा रहा है सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपको पता है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे अलग अलग टाइप के बोर्ड्स हैं। आपके पास आईसीएसई बोर्ड है, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई होता है। सीबीएसई सबसे ज़्यादा वाइडली नोन रिकॉग्नाइज्ड है। सो सीबीएसई ने क्या किया, जो भी ऐसे स्कूल्स है जो सीबीएसई को मानते हैं, उनको ये एक रूल फॉलो करना पड़ता है, रूल 53.5, ठीक है। रूल का नाम है अपॉइंटमेंट ऑफ हेल्थ वेलनेस टीचर। सो सीबीएसई ने 2014 में एक रूल दिया था। उन्होंने ये बताया था कि कोई भी स्कूल जो सेकेंडरी स्कूल है या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है, हाई स्कूल है, उनको क्या करना है, उनको एक या एक से ज़्यादा हेल्थ वेलनेस टीचर रखना ही पड़ेगा। हेल्थ वेलनेस टीचर रखना पड़ेगा, जिसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता रखा है, जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए साइकोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में, या उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ करियर गाइडेंस या काउंसलिंग में। ये उनकी पहली कंडीशन थी। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि अगर किसी स्कूल में हायर क्लासेस के बच्चे 9 से 12 के बच्चे अगर 300 से कम है, तो आप फुल टाइम टीचर मत रखो, आप क्या कर सकते हो, अपॉइंट अ काउंसलर ऑन पार्ट टाइम बेसिस। आपको पार्ट टाइम बेसिस पे रखना ही पड़ेगा। सो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया था, यानी कि इस टाइम के आसपास से उनको समझ में आने लगा था कि ओके, स्कूल के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। सो उसके लिए जहाँ पे स्कूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है हायर क्लास के बच्चों की, उनको बोला गया कि आप एक फुल टाइम टीचर अपॉइंट करो। जहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, उनको बोला गया आप पार्ट टाइम टीचर जो है वो लाओ। और थर्ड पॉइंट में बस ये बोला जा रहा है कि ये जो डेट है 2014, ठीक है, जब ये रूल आया था, तब से लेकर उस विद इन 2 years आपको ये टीचर्स अपॉइंट करने थे, ये बताया जा रहा है यहाँ पे बस। सो ये रूल आपको पता होना चाहिए, कब आया था, क्या क्या बोला गया था इसमें, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद बस आगे बताया गया है कि देखो, उनको अपॉइंट तो किया गया था हेल्थ एंड वेलनेस टीचर बोलकर, लेकिन अब वो टर्म जो है उसको ही हम स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी बोल देते हैं, उसी को हम काउंसलर भी बोल देते हैं, उसी को हम स्कूल काउंसलर भी बोल देते हैं। सो ये अलग अलग नाम से यही चीज़ जानी जाती है। इनका काम जो है वो सेम होता है। इनको क्या देखना होता है, इनको अलग अलग इश्यूज़ देखने होते हैं, जो चिल्ड्रन के नीड है वो देखने होते हैं। अगर उन्हें कोई सोशल इशू है, उनको अपनी फैमिली से कोई इशू है, पढ़ाई में इशू है, सो उन सबको उन्हें रिजॉल्व करना होता है। नेक्स्ट पार्ट पे आता है डिफाइनिंग स्कूल साइकोलॉजी। सो देखो, डेफिनेशन हमने बेसिक तो स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी, क्या होता है स्कूल साइकोलॉजी, ठीक है। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है कि 2 इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया है। एक इंस्टीट्यूशन है द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, हाईलाइटेड हुआ दिख रहा है। दूसरा है इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन। सो जब भी ऐसा होता है, आपको कोई सोशल थिंकर का नाम दिया जाता है या किसी फेमस इंस्टीट्यूशन का नाम दिया जाता है और फिर कोई डेफिनेशन दी जा रही है, सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इंस्टीट्यूशन का नाम भी याद रखना है और उन्होंने क्या बोला ये भी याद रखना है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑब्वियसली जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने क्या बोला, उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि स्कूल साइकोलॉजी जो है वो जनरल प्रैक्टिस है, ठीक है, हेल्थ सर्विस की ये प्रैक्टिस है, और ये जो है साइंस है एक तरीके की, और ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है, ठीक है, जो चिल्ड्रन के साथ किया जाता है, यूथ के साथ, फैमिलीज के साथ किया जा सकता है, हर एज के लोगों के साथ ये किया जा सकता है, ठीक है, और स्कूलिंग प्रोसेसेस पे ये बेस्ड है मेनली, ये उन्होंने बताया। अब उन्होंने आगे क्या बताया, उन्होंने स्कूल साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताया कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनको प्रिपेयर किया जाएगा। किस बेसिस पे प्रिपेयर किया जाएगा, उनको असेसमेंट करना सिखाया जाएगा कि आपको असेस कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम का डायग्नोसिस कैसे करना है, इंटरवेंशन कैसे करना है, ठीक है, कोई चीज़ रोकनी कैसे है, प्रिवेंट कैसे करना है किसी चीज़ को। हमने अभी प्रिवेंशन का पढ़ा था ना, प्राइमरी सेकेंडरी वाई। आगे उनको बताया गया हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ कैसे और बेटर करवानी है आपको, प्रोग्राम का डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन सर्विसेज। सो ये सारी चीज़ें जो है ये एक्सपेक्टेड होती हैं कि ये ट्रेन करवाई जाएगी इन सब चीज़ों में। जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होगा उसको ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट एक और एसोसिएशन है इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन। तो इन्होंने तो वही डेफिनेशन दी है जो हमने अभी पढ़ा था कि द टर्म स्कूल साइकोलॉजी इज यूज्ड इन अ जनरल फॉर्म टू रेफर टू प्रोफेशनल्स प्रिपेयर्ड इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन हु आर recognized as specialists in provision of psychological services to children and youth within the context of school, family and other settings that impact their growth and development। कि अगर बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में किसी टाइप की हिंड्रेंस आ रही है, रुकावट आ रही है, किसकी वजह से, स्कूल
की कोई प्रॉब्लम, फैमिली की कोई प्रॉब्लम या सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम की वजह से, सो ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने का काम एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट करेगा। ये बोला इंटरनेशनल स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन ने। सो आपको एक बेसिक डेफिनेशन याद होनी चाहिए और इन दोनों इंस्टीट्यूट्स ने जो डेफिनेशन थी वो याद होनी चाहिए। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने क्या बोला, साइकोलॉजिस्ट को कैसे ट्रीट किया जाएगा, उनको क्या क्या सिखाया जाएगा, वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बताया जा रहा है नीड एंड रेलिवेंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। ठीक है, कि स्कूल साइकोलॉजी की ज़रूरत क्या है, ये सारी बातें। सो देखो, आपको पता है कि लास्ट टाइम सेंसस 2011 में हुआ था, तब ये पता चला कि जो इंडिया की पॉपुलेशन का मोर देन 30% था, वो थे आपके 14 ईयर्स तक के बच्चे, यानी कि यंग जो हमारे चिल्ड्रन हैं वो लोग। सो उनकी पढ़ाई को लेके अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, ये सब तो ऑलरेडी आ गया था, जिसकी वजह से स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम हो गया था और एनरोलमेंट रेट बढ़ गया था। लेकिन धीरे धीरे उनको ये पता चला कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स चलाने भी ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उनको पता चली थी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके पेरेंट्स उनको कंपेयर कर रहे हैं दूसरे बच्चों से, उनको पीयर प्रेशर हो रहा है एग्जाम के टाइम पे, एंजाइटी, स्ट्रेस। सो इन सब की वजह से और भी उनको प्रोग्राम्स जो है वो लाने की ज़रूरत है। ये सारी बातें यहाँ पे करी गई हैं। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है, आगे उन्होंने बताया है कि साइकोलॉजी के बारे में, कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है उसमें लास्ट कुछ ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा इनरोलमेंट नंबर देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारे बच्चे इस फील्ड की तरफ इंटरेस्टेड हैं। लेकिन एक पैटर्न है जो नोटिस किया गया है। ठीक है, ऐसा नोटिस किया गया है कि जो साइकोलॉजी वो अलग अलग टाइप की होती है। अभी हमने देखा था ना, क्लिनिकल, ठीक है, उसके बाद आपकी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, स्कूल साइकोलॉजी है। सो एक ये पैटर्न नोटिस किया गया कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, ज़्यादातर बच्चे उसी तरफ उनका झुकाव था, इंक्लिनेशन उसी तरफ था, ज़्यादातर बच्चे वही चूज़ कर रहे थे कि हम इसमें मेजर करेंगे। सो ऐसा एक पैटर्न नोटिस किया गया। और फिर होता क्या था, ये नहीं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी करके ये लोग जो है वो अलग से क्लिनिक में बैठ रहे, नहीं, कोई भी चीज़ में, कोई भी डोमेन में ये लोग स्पेशलाइजेशन कर लेते थे और उसके बाद दे यूज्ड टू अप्लाई फॉर स्कूल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट। ठीक है, वो स्कूल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए ही अप्लाई करते थे, कोई और चीज़ पढ़ के भी, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ के भी। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान स्कूल साइकोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, सो क्या होना चाहिए, अगर उसने स्कूल साइकोलॉजी ही पढ़ी होती, सो देन दैट पर्सन वुड हैव बीन एबल टू परफॉर्म बेटर, और ही और शी वुड हैव बीन एबल टू गाइड द चिल्ड्रन इन अ बेटर वे। ऐसा हो सकता था। सो इसलिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो स्कूल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है, इस पे एम्फेसाइज किया जाए, इसके स्टडी मटेरियल को, इसके स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस को, सब कुछ को बेटर बनाया जाए, ताकि ये एज अ सब्जेक्ट भी बेटर बन पाए और जॉब जो प्रोस्पेक्ट्स है वो भी और अच्छे हो पाए। ठीक है, और अच्छा रिजल्ट दे पाए जो लोग स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं वो। अब ये एक बॉक्स है, इसमें डिटेल दे रखी है। ये डिटेल आपको ये बताएगी कि क्यों ज़रूरी है, स्कूल साइकोलॉजिस्ट की क्या ज़रूरत है स्कूलों में। सो लैंसेट मेडिकल जर्नल ने एक डाटा पब्लिश किया था। इन्होंने बताया था कि इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड जो है वो 15 से 29 ईयर्स के लोगों का है। ठीक है, इस एज के लोग सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने बताया था 2018 में 10,159 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, जबकि उससे पिछले साल 9,985, यानी हर साल ये जो सुसाइड रेट है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट में आपको पता चल रहा है कि स्टेट वाइज डाटा क्या था। सो महाराष्ट्र में इतने लोगों ने सुसाइड किया था, तमिलनाडु में इतने बच्चों ने, मध्य प्रदेश में इतने। सो ये सारा डाटा जो है वो हमको ये रियलाइज करवाता है कि कितने ज़्यादा अलग अलग टाइप के स्ट्रेस से स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये कदम उठाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वी नीड स्कूल साइकोलॉजिस्ट। ओके, सो लास्ट पॉइंट में आपको सारा वो रीज़न दे रखा है कि पेरेंटल प्रेशर की वजह से वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस होता है, पीयर प्रेशर होता है। ठीक है, ये ट्रिगर्स है जिसकी वजह से स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। सो ये सारा डेटा जो आपको दे रखा है, इसको आप यूज़ कर सकते हो एक तरीके से रीजंस लिखने के लिए। ओके, सो ये आपको बताया जा रहा है। आगे एक और बॉक्स आपका आ रहा है, इसमें इन्होंने बस ये बताया कि जो सीबीएसई है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ साइकोलॉजिकल प्रोग्राम्स है जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया। एक ईमेल उन्होंने दिया, ईमेल आईडी। ठीक है, इस ईमेल आईडी की बेसिस से वो क्या करें, वो ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि उनको ज़्यादा एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस ना हो, मार्क्स को लेकर स्ट्रेस ना हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे इस बार एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे, तो वो स्ट्रेस बिल्डअप होता रहता है कि अरे अभी इतनी तैयारी करी थी, अब क्या होगा। सो ये सारी चीज़ों की वजह से सीबीएसई ने जो है वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स को असिस्ट करते रहते हैं, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते रहते हैं। सो इसके बारे में बताया गया है। ठीक है,
आगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है? उन्होंने बताया था क्या-क्या नई चीज़ें करने की ज़रूरत है इंडिया के स्कूल्स को और बेटर बनाने के लिए, ठीक है? टीचर को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है ताकि और अच्छा इम्पैक्ट पड़े बच्चों पे, ठीक है? ये सारी चीज़ें बताई गई थी। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट की फीचर था, जहाँ पे आपको यहाँ पे हाइलाइटेड दिख रहा होगा, वो ये था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उन्होंने ये बताया कि बच्चों का हेल्थ चेकअप होगा। और वो हेल्थ चेकअप जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होगा, उनका हाइट वेट आई साइट ये सब नहीं देखा जाएगा, बल्कि वो उनकी मेंटल वेलबींग भी चेक करेंगे, साइकोलॉजिकल वेलबींग भी चेक करेंगे कि क्या उन्हें कोई मेंटल स्ट्रेस या बिहेवियरल इशू तो नहीं है। सो ये बताया जा रहा है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो अपने काफ़ी यंग स्टेज पे ही है, लेकिन धीरे धीरे वो और बेटर होगी, जिसकी वजह से इंडिया में जो बच्चे हैं और उनका जो मेंटल हेल्थ है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। कोविड के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को, टीचर्स को, सबको फेस करनी पड़ी थी। एकदम से ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड हो गया था, ठीक है? सो उस टाइम पे साइकोलॉजी को ज़्यादा काफ़ी जगह पे तो वो कंटिन्यू ही नहीं हो पाया। घर से बच्चे कैसे प्रॉब्लम्स बताएँगे उतने अच्छे से, ठीक है? और कहीं कंटिन्यू हुआ तो भी वो ऑनलाइन मोड पे था। सो एक न्यू एक्सपीरियंस था सबके लिए। सो ऐसे ही टाइम बदलता रहेगा और उसके साथ जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने के लिए नए-नए तरीके सोचने पड़ेंगे। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्कूल साइकोलॉजी है उसको प्रोफ़ेशनलाइज़ करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है? क्यों ये पढ़ाया जाना चाहिए साइकोलॉजी में, ठीक है? और क्या ज़रूरत है इसकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। सो पहले तो अलार्मिंग रेट ऑफ स्टूडेंट सुसाइड, इंडिया में सुसाइड का रेट स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है। उससे हमें पता चल रहा है स्कूल साइकोलॉजी को प्रोफेशनलाइज़ करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इस एक स्पेशलाइज़ेशन की अलग से कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस नहीं हैं जो इस स्पेशलाइज़ेशन को करवाते हैं, इसमें मास्टर्स करवाते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत कम, 2 ही आगे आपको डाटा में मिलेगा, अभी 2 ही ऐसे कॉलेजेस हैं जो इसमें मास्टर्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, इंडिया में। आगे और क्या रीज़न है इसमें? सो बताया जा रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, उन्होंने बताया कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे इमर्जिंग न्यू रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट एज ऑनलाइन थेरेपिस्ट इन द प्रेजेंट टाइम्स। अभी के टाइम पे क्या हो गया है, जो ये स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं वो ऑनलाइन थेरेपिस्ट बन गए, जैसे अभी हमने बोला ना ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में आ गए। सो इसीलिए भी ज़रूरत है। और आगे लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए अलग अलग साइकोलॉजी के डिसिप्लिन में, ठीक है? उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये सारे ओवरलैप करें, सब सेम ही होता है, स्कूल साइकोलॉजी एक ही होता है, क्लिनिकल एक ही होता है। सो ये सारे वो रीज़न्स हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि क्या ज़रूरत है स्कूल साइकोलॉजी को और बेटर बनाने की, ठीक है? और ज़्यादा कोर्सेज़ निकालने की इस पे, और इसका स्टडी मटेरियल बेटर बनाने की, ओवरऑल एक बेटर एक्सपीरियंस देने की क्या ज़रूरत है इस सब्जेक्ट पे, ठीक है? इग्नू तो 2010 से ही जो है बैचलर्स डिग्री प्रोवाइड करवा रहा है साइकोलॉजी में, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास। ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं, अगर आपको अभी तक समझ में, आप इसका आंसर दे सकते हो। सो इसको आपको पढ़ लेना है। ओके, सो आई थिंक इतना ही काफ़ी है आज के लिए। चलो एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर ही लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेम एनी वन फैक्टर दैट इंक्रीजिंगली लीड्स टू स्टूडेंट सुसाइड इन इंडिया। कोई भी ऐसा फैक्टर बताएं जिसकी वजह से स्टूडेंट सुसाइड इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे पीयर प्रेशर लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, एक की फीचर बताओ एनईपी का जो ये बताता है कि मेंटल हेल्थ स्टेटस स्टूडेंट्स का ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि उन्होंने वो पॉइंट दिया जिसमें बताया गया है कि उनका हेल्थ चेकअप होगा, और सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी होगा, ठीक है? बिकॉज चिल्ड्रन ऑल्सो फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंटल इशू ड्यू टू सोसाइटी, पेरेंट्स, एग्जाम्स एंड ऑल। नेक्स्ट बताया जा रहा है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में क्या फ़र्क है उनके स्कूल साइकोलॉजी को लेके। सो डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया है हमारी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्कूल साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बहुत क्लियर नहीं है। लोगों को बाउंड्रीज में फ़र्क नहीं पता कि स्कूल साइकोलॉजी का ख़त्म होती है, क्लिनिकल कहाँ पे शुरू होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब लोगों को नहीं पता। यहाँ पे ज़्यादा डेवलप नहीं है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अलग अलग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन में। सो ये सारी चीज़ों की वजह से जॉब में रिजल्ट भी बेटर आ पाता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है इस टाइम पे। सो हमने अभी पढ़ा कि किसी भी टाइप की हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए बच्चों की ग्रोथ में, ठीक है? सो ये उनका रोल है, इस चीज़ को इंश्योर करना। कोई भी टाइप की उनको सोसाइटी से प्रॉब्लम आ रही है, पेरेंट्स से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, पीयर प्रेशर, एंजाइटी, एग्जाम का स्ट्रेस, कोई भी टाइप की जो ओवरऑल डेवलपमेंट में उनको अगर हिंड्रेंस आ रही है, सो वो दूर करना, वो रिजॉल्व करना है काम स्कूल साइकोलॉजिस्ट का। और लास्ट में बताया जा रहा है कि वो कौन सा स्पेशलाइजेशन है जो साइकोलॉजी के
बच्चे सबसे ज़्यादा ऑप्ट करते हैं, तो हमने पढ़ा था क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो ये सारी चीज़ें आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक अच्छे से रिवाइज़ करना है, सबको वापस से देखना है, और इस वीडियो के बाद एक बार खुद से भी यहाँ तक पढ़ के देखना है, ठीक है? ताकि और बेटर रिज़ल्ट आ सके। सो we'll meet in the next video. Thank you so much. And I know I speak very fast, so आप स्लो करके देख सकते हो, ओके? अदरवाइज आपको आदत हो जाएगी थोड़े टाइम में। दैट्स ऑल, बाय बाय।